हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम पढ़ रहे थे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था आपका दोनों प्रोडक्शन फंक्शन का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विच हेल्प्स अस टू स्टडी द फंक्शनल रिलेशनशिप इन शॉर्ट रन, और दूसरा हमने पढ़ा था आपका लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल विच हेल्प्स टू स्टडी द फंक्शनल रिलेशनशिप इन लॉन्ग रन। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपका आइसोक्वांट्स के बारे में। जैसा कि हमने आपका कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता था? वो रिप्रेजेंट करता था आपका वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। सिमिलरली आइसोक्वांट्स जो होता है वो शो करता है ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स which are capable of producing the same level of output। यानी कि आइसोक्वांट कर्व जो होता है वो सारे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। आइसो का मतलब होता है आपका इक्वल और क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है, तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस करेगा कॉम्बिनेशंस वो रिप्रेजेंट करते हैं हम आपके आइसोक्वांट्स में। आइसोक्वांट का दूसरा नाम होता है आपका प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व या फिर इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स। जैसे कि मेरा इंडिफरेंस कर्व होता था, जिसके कोई भी पॉइंट पे आपका जो कॉम्बिनेशन था वो सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता था। सिमिलरली आइसोक्वांट में भी किसी भी पॉइंट पे जो भी हम पॉइंट का बात करेंगे उस लेवल पे जो भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे। अगर शेड्यूल और डायग्राम में देखें तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी ई, और आपका यहाँ पे जो फैक्टर्स है इनपुट्स है जो आपका एक है आपका लेबर, दूसरा है आपका कैपिटल। लेबर जो है वो 12 18 5 3 2, कैपिटल 1 2 3 4 5। ठीक है, कैपिटल जो है आपका वो इंक्रीज कर रहा है और जो आपका लेबर है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक फैक्टर अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा फैक्टर आपका डिक्रीज करता है। जब एक इंक्रीज कर रहा है और दूसरा डिक्रीज कर रहा है, ये इसलिए होता है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट सेम लेवल ऑफ आउटपुट, एक अगर फैक्टर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा हमको डिक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, देखेंगे आपका यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ए है जहाँ पे आपका 12 लेबर एंड 1 कैपिटल यूटिलाइज हो रहा है, आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है 100 यूनिट्स, यानी आउटपुट जो है वो 100 यूनिट्स है। सिमिलरली पॉइंट बी जो है वहाँ पे आपका 8 लेबर एंड 2 कैपिटल यूज हो रहा है, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो है आपका 100 यूनिट्स। कॉम्बिनेशन सी में 5 लेबर है 3 कैपिटल है, लेकिन जो आउटपुट है वो है 100 यूनिट्स। कॉम्बिनेशन डी में 3 लेबर है 4 कैपिटल है, लेकिन आउटपुट जो है वो 100 यूनिट्स। और पॉइंट ई में आपका 2 लेबर है और 5 कैपिटल है, लेकिन जो आउटपुट है वो है आपका 100 यूनिट्स। यानी कि आइसोक्वांट्स में वो सारे कॉम्बिनेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट का दैट गिव्स द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। देखेंगे यहाँ पे आपका जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है वो जा रहा है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग ए बी सी डी ई। तो जो आइसोक्वांट कर्व है आपका वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि आपका डिक्रीज इन वन आउटपुट रिक्वायर्स वन इंक्रीज इन द अदर आउटपुट इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, और ये होता है आपका ड्यू टू डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अभी के लिए याद रखेंगे कि आइसोक्वांट कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सारे आपके कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है, इनपुट के वो सारे कॉम्बिनेशंस को which gives the same level of output। आइसोक्वांट मैप क्या होता है? जिस प्रकार इंडिफरेंस मैप होता था आपका अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उसी प्रकार आइसोक्वांट मैप होता है आपका अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स वेरियस या फिर मल्टीपल आइसोक्वांट्स। एक साथ जब ढेर सारे आइसोक्वांट्स को एक ग्राफ में हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है आपका आइसोक्वांट मैप। और यहाँ पे भी आपका हायर द आइसोक्वांट हायर इज योर लेवल ऑफ आउटपुट। देखेंगे आप यहाँ ग्राफ में 3 आइसोक्वांट आपका प्लॉट किया हुआ है, IQ1, IQ2, IQ3। IQ1 में 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, IQ2 में 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है,
IQ3 में 300 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है। जैसे जैसे मेरा आइसो क्वांट का ग्राफ जो है वो हायर एंड पे जा रहा है, मेरा जो यहाँ पे आपका आउटपुट है वो इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ IQ2 में जितने भी पॉइंट्स होंगे, उसका जितना भी कॉम्बिनेशन होगा, वो सारे सेम लेवल ऑफ आउटपुट को डिनोट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइसोक्वांट मैप क्या होता है? अ फैमिली ऑफ आइसोक्वांट्स इज रिप्रेजेंटेड एज आइसोक्वांट मैप, या फिर हम कह सकते हैं जब ढेर सारे आइसोक्वांट को हम एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कहलाता है आपका आइसोक्वांट मैप। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ना मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज द रेट एट विच अ प्रोड्यूसर कैन सब्स्टिट्यूट वन इनपुट फॉर अनदर व्हाइल कीपिंग द अदर आउटपुट कांस्टेंट। जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ पे आपका दो इनपुट का हम बात कर रहे थे। क्या क्या? एक था आपका लेबर और दूसरा था आपका कैपिटल। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है कि एक मेरा इनपुट के बदले हम दूसरे इनपुट को कितना इंक्रीज कर रहे हैं या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसके बदले, वो कहलाता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे यहाँ 4 लेबर के बदले एक कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ 3 लेबर के बदले एक कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ 2 लेबर के बदले एक कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो यही जो रेशियो है आपका वो कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कैपिटल फॉर लेबर को हम लिख सकते हैं चेंज इन लेबर डिवाइडेड बाय चेंज इन कैपिटल। जो फैक्टर इंक्रीज कर रहा होता है उसको पहले लिखते हैं और जो डिक्रीज कर रहा होता है उसको बाद में। जैसे मेरा यहाँ एग्जांपल में था आपका क्या, कैपिटल इंक्रीज कर रहा था 1 2 3 4 5, लेबर डिक्रीज कर रहा था आपका 12 8 5 3 2, तो हमने लिखा कैपिटल फॉर लेबर, जो होता है आपका चेंज इन लेबर डिवाइडेड बाय चेंज इन कैपिटल। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो हेल्प करता है आपको आइसोक्वांट का स्लोप फाइंड करने में। ठीक है, स्लोप फाइंड करने में हेल्प करता है आपको मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि स्लोप कैसे निकालते हैं हम किसी भी ग्राफ का? चेंज इन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एक्सिस। तो चेंज इन वाई एक्सिस यानी चेंज इन लेबर और चेंज इन एक्स एक्सिस यानी चेंज इन कैपिटल। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे आपका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, आपने यहाँ पे एक कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए कितना लेबर डिक्रीज किया है? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा 4:1, 3:1, 2:1 और 1:1। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कि एक इनपुट के जगह पे दूसरे इनपुट को हम कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो है आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ना अभी हमने लिखा था ना यहाँ पे आपका कि marginal rate of technical substitution capital for labor which is equals to change in labor by change in capital। तो ये कैसे है, जिसको हम लिखे हैं आपका बराबर marginal product for capital divided by marginal product for labor। तो देखिए marginal product for labor क्या होगा आपका, हम यहाँ बात कर रहे हैं आपका कि लेबर के कॉन्टेक्स्ट में मेरा जो आउटपुट है वो कितना चेंज हो रहा है। यानी अगर एक लेबर है जो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो दूसरा जो है अगर आ जा रहा है तो यहाँ पे 30 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितना चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू लेबर? तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन लेबर। तो इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन लेबर इनटू मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर। ठीक, और यहाँ पे लिखे फिर हम मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर कैपिटल विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल का हम बात कर रहे हैं, तो चेंज इन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन कैपिटल। इसमें भी हमने चेंज इन क्वांटिटी को इक्वेट किया। नाउ चेंज इन क्वांटिटी को हम एक साथ इक्वेट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन लेबर इनटू एमपीएल फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल इनटू मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर कैपिटल फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ MPK बाई MPL, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा चेंज इन लेबर बाय चेंज इन कैपिटल। तो हमने लिखा था ना आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कैपिटल फॉर लेबर वो चेंज इन लेबर डिवाइडेड बाय चेंज इन कैपिटल, उसको हम लिख सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर कैपिटल डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज अ रेट एट विच द प्रोड्यूसर कैन substitute one input for another, ठीक है, while keeping the output constant। marginal rate of technical substitution लिखाता है आपका
कैपिटल फॉर लेबर अगर हम लिखे यानी कि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, लेबर डिक्रीज हो रहा है। अगर वही मेरा लेबर इंक्रीज हो रहा होता, कैपिटल डिक्रीज हो रहा होता, तो हम लिखते मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल, ठीक है, और उसका फॉर्मूला जस्ट उल्टा हो जाता, ठीक है, चेंज इन कैपिटल बाय चेंज इन लेबर, और ये हो जाता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर लेबर बाय मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर कैपिटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोक्वांट। सबसे पहला प्रॉपर्टी है एन आइसोक्वांट लाइन अबव टू द राइट ऑफ अनदर रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट। जैसा हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज योर लेवल ऑफ satisfaction. Similarly, higher the isoquant, higher is the level of output. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अगर हम बात करें, देखिए अगर लेबर मेरा सेम है, इधर हम आते हैं तो एक बार में आपका कैपिटल इतना, एक बार में कैपिटल इतना, ठीक है, यानी मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो हायर इज द इनपुट, हायर विल बी द आउटपुट, ठीक है। तो आइसोक्वांट लाइन अबव, या फिर हम कह सकते हैं हायर द आइसोक्वांट हायर इज द लेवल ऑफ आउटपुट, ये है आपका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है टू आइसोक्वांट्स कैन नॉट कट ईच अदर, दो आइसोक्वांट आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। जैसा इंडिफरेंस कर्व में हमने पढ़ा था, टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करता है तो दो ऐसे कॉम्बिनेशन सेम हो जाएंगे जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे दो आइसोक्वांट मिल गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि IC1 के सारे पॉइंट्स और IC2 के सारे पॉइंट्स इक्वल है, जो सेम इक्वल एज इन की सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन हमको पता है कि आइसोक्वांट्स में, एक आइसोक्वांट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि IQ1 जो है उसका पॉइंट्स अलग है और IQ2 जो है उसका पॉइंट्स अलग है, या कॉम्बिनेशंस अलग है। IQ1 कैसे हो सकता है आपका 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हो और IQ2 200 यूनिट्स, तो IQ1 में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, और IQ2 में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। और अगर कहीं पे ये इंटरसेक्ट कर जाता है तो ये हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। टू आइसोक्वांट्स कैन नॉट कट ईच अदर। तीसरा प्रॉपर्टी है आइसोक्वांट्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दे आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। व्हाई? Because of the operation of principle of diminishing marginal rate of technical substitution, ठीक है। तो marginal rate of technical substitution क्या था? The rate at which marginal unit of an input can be substituted for another input making the level of output remain the same. ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। तो तीसरा प्रॉपर्टी है आपका isoquants are convex to the origin because of diminishing marginal rate of technical substitution. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका नो आइसोक्वांट कैन टच ईदर एक्सिस। कोई भी आइसोक्वांट जो होता है, कोई भी आइसोक्वांट कर्व जो है वो कोई भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो एक्स एक्सिस को टच करता है इसका मतलब क्या है कि इट कैन प्रोड्यूस द आउटपुट विदाउट लेबर, और अगर वो वाई एक्सिस को टच करता है इसका मतलब क्या है कि इट कैन प्रोड्यूस द आउटपुट विदाउट द यूज ऑफ कैपिटल, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम आइसोक्वांट में बात कर रहे होते हैं दो इनपुट का, दो इनपुट के ऐसे कॉम्बिनेशंस का जो कि प्रोड्यूस करते हैं सेम लेवल ऑफ आउटपुट को, ठीक है। तो कोई भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता है। और लास्ट पॉइंट होता है आपका कि आइसोक्वांट्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड। नाउ आइसोक्वांट्स स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और क्यों होता है आपका? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारा सेम लेवल ऑफ आउटपुट को मेंटेन करने के लिए a reduction in the use of one input must be offset by an increase in the use of another input, ठीक है। तो इसलिए होता है आपका आइसोक्वांट्स नेगेटिवली स्लोप। तो आइसोक्वांट का 5 प्रॉपर्टी है। सबसे पहला, हायर द आइसोक्वांट हायर इज योर लेवल ऑफ आउटपुट। दूसरा है आपका टू आइसोक्वांट्स कैन नॉट कट ईच अदर। तीसरा है आइसोक्वांट्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। फोर्थ है no isoquant can touch either of the axis, और फिफ्थ है isoquants are negatively sloped। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको आइसोक्वांट में कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही साथ यू आर क्लियर विद कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट्स क्या है। चलिए, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।